आगामी जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, आश्रम पद्धति हो, उत्तराखंड का एग्ज़ाम आ रहा है पीजीटी का, ठीक है ना, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कुछ एक रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन में आपको बताना है कि कितने बीटा पार्टिकल एमिट हो रही हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, एलिमेंट एक्स था, एटॉमिक नंबर ए था और एटॉमिक मास उसका सी था, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया और एटॉमिक मास भी चेंज हो गया। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल भी निकले हैं, नहीं तो एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर ही चेंज होता, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे मान के चले कि भाई एटॉमिक अल्फा पार्टिकल जो निकले होंगे, मैं उसको मान लेता हूँ m अल्फा पार्टिकल निकले, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 2He4 बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल को। ठीक है, और बीटा इमिट होगा, बीटा एमिट होंगे, तो बीटा पार्टिकल में n मान के चल लेता हूँ, और बीटा पार्टिकल की वजह से एटॉमिक नंबर में -1 का, ठीक है ना, चेंज आ जाएगा। -1 होता है बीटा पार्टिकल, आपको पता ही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से बीटा पार्टिकल जो हैं उनके नंबर फाइंड करने हैं। तो एक इक्वेशन बना लेता हूँ मैं, उस इक्वेशन के हिसाब से क्या कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक मास जो है ये C जो होगा ये किसके इक्वल होगा भाई, टोटल मास के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मतलब B प्लस M4 के इक्वल होगा। ठीक है ना, 4m के इक्वल होगा, या आप ऐसे कह सकते हो 4m के इक्वल होगा। ऐसे एटॉमिक नंबर जो होगा A जो होगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल लेता हूँ, एटॉमिक नंबर जो होगा वो D में आप क्या ऐड कर देंगे, यस D में क्या ऐड कर देंगे आप, एक तो ऐड कर देंगे आप 2m ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 2m ऐड कर देंगे, और क्या ऐड कर देंगे माइनस के n क्या ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि -1 है तो माइनस के n ऐड हो जाएंगे। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करो, n निकाल लेने आपने, क्योंकि n ही हमारे पास क्या है, बीटा पार्टिकल है, n हमने निकालना है। तो क्या करेंगे n को, देखो इस इक्वेशन से मैं ऐसे करता हूँ, b की वैल्यू निकाल के, किसकी, ये m है सॉरी, तो m की वैल्यू निकाल के वो इधर पुट कर देता हूँ। तो m कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c माइनस बी अपॉन 4। तो m कितना आ जाएगा यहाँ से, c माइनस बी अपॉन 4, वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो a इज इक्वल टू डी प्लस 2, ये कितना हो गया, 2 कितना हो गया, c माइनस बी अपॉन 4, ठीक है ना, और ये हो गया आपकी m की वैल्यू प्लस n जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, वो समझ में आया। तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे हम इसको, किस में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ये a इधर ले जाओ या n इधर ले जाओ, कैसे करोगे इसको, इक्वल कर दो आप फटाफट से। हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो d प्लस c माइनस बी अपॉन 2 माइनस a, ठीक है ना, ये बच जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन है। कैलकुलेशन को आप दोबारा भी देख सकते हैं, मेथड यही होता है, पहले एटॉमिक मास की इक्वेशन बनाओ, एटॉमिक नंबर की इक्वेशन बनाओ, उसमें वैल्यू को पुट करके आप कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, फिलहाल मैं भी फास्ट आपको करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सेल हैविंग द इलेक्ट्रोलाइट, द पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड, इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट ऑफ सॉल्यूशन देन। देखिए आपको पता ही है कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, मान लो वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट है, एक तरफ आपका क्या है एनोड है और एक तरफ आपका क्या है कैथोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर पड़ा हुआ है। चलो एक ही के अंदर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ क्या है एनोड है। तो ये कह रहा है कैटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनायन एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इफ द कैथोड इज पुल्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन, अगर कैथोड को बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली, क्योंकि उनको कोई, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स एनोड ऐसे तो होने का नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पे एक चार्ज होता है। पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड व्हाइल नेगेटिव स्टॉप मूविंग, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जरूरी होता है, तभी हम सॉल्ट ब्रिज वगैरह लेते हैं। नेगेटिव आयन विल कंटिन्यूअस टू मूव टुवर्ड्स एनोड एंड पॉजिटिव आयन विल स्टॉप, ये भी नहीं होगा, बस वो रैंडमली क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, Which of the following does not give anti-Markovnikov product? तो देखिए एंटी मार्कोनिकोव इसमें भी बन जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव में सबसे पहले कौन आके अटैक करता है, एनायन आकर अटैक करता है। ठीक है, एनायन आकर अटैक करेगा तो वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर बोलो, वैसे तो उसमें पॉजिटिव आयन आकर अटैक कर लेता है। आपको एक मैकेनिज्म पता होगा, जैसे कि आप ये मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें मार्कोनिकोव रूल लगाना चाहता हूं, जैसे HBr लगाना चाहता हूं, तो दरअसल होगा क्या, इसमें सबसे पहले एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे हम। ठीक है, स्टेबल क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये H वहां चला जाएगा। तो सबसे पहले अटैक जो है वो कौन कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट अटैक कर रहा है, ऐसे मान के चलेंगे। फिर नेगेटिव वहां जाता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जब आपका कौन अटैक, जब एंटी मार्कोनिकोव रूल अटैक करता है तो वहां पर एनायन जो होता है सबसे पहले अटैक करता है। तो एनायन वहां अटैक करेगा कहां अटैक करेगा, जहां पर स्टेबल पॉजिटिव आयन होगा। तो अब पहले वाले में देखो, अगर मैं इस पे पॉजिटिव आयन बनाने लग जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो स्टेबल नहीं होगा, तो पॉजिटिव यहीं पर स्टेबल होगा। तो ये जो ब्रोमीन आएगा अब कहां पर आएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। कहां पर, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल संभव है कि नहीं है। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल संभव हो गया, क्योंकि ब्रोमीन कहां जा रहा है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेकंड वाले में संभव है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर देखो परोक्साइड नहीं लिखा हुआ था, उसके बाद बता रहा हूं मैं, परोक्साइड ना लिखने के बाद भी वो यहाँ क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ पर अटैक कर पाएगा। अब यहाँ परोक्साइड है तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब यहाँ भी परोक्साइड है, लेकिन आप देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। स्पीड बड़ी थोड़ी फास्ट होगी, इसलिए अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो बता सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉलोइंग केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए एक मिक्सचर की बात कर रहा है जिसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कलरलेस लेकिन एक अनप्लेजेंट गैस निकलती है जो एसिडिक डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन करती है। तो एसिडिक डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन करने वाली गैस होती है SO2, याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो क्या करती है K2Cr2O7, डाइक्रोमेट है, एसिडिक है तो H2SO4 भी मैं ले लेता हूं। तो इसको वो क्या करती है Cr2SO4 होल थ्राइस में बदलती है, यही आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और खुद आपकी SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये SO2 गैस किससे बनेगी, इसका मतलब इस सॉल्ट के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर पक्का कोई या तो सल्फेट आयन होंगे, सल्फेट भी नहीं होगा, सल्फाइट आयन होगा, ठीक है ना। कौन सा आयन हो सकता है, क्योंकि देखो सल्फेट आयन जो है किसी में नहीं दे रखा इन चार ऑप्शन में। तो क्या होगा, एक तो सल्फाइट आयन होगा। तो पहले वाले में हो सकता है कि SO3 2 नेगेटिव हो, क्योंकि जब SO3 2 नेगेटिव होगा वही H2SO4 के साथ कौन सी गैस को जनरेट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा। तो ये एक ऑप्शन हमारा हो सकता है, ठीक है ना। बाद में वो SO2 और SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि सल्फाइट आयन है। आगे देखते हैं, मिक्सचर ऑफ ए रिएक्शन ऑफ विद कंसंट्रेटेड H2SO4 रेडिश ब्राउन गैस बना रहा है जो कि ऑरेंज रेड पेपर को डज नॉट प्रोड्यूस ऑरेंज रेड स्पॉट ऑन स्टार्च पेपर। देखिए एक जो आपकी ब्राउन कलर की गैस है वो कौन सी गैस होती है, जो ब्राउन कलर की गैस होती है ब्रोमीन हो सकती है। तो अब ब्रोमीन स्टार्च पेपर को क्या करती है, रेड करती है या ऑरेंज करती है। तो अब लेकिन वो ये कह रहा है डज नॉट, तो ब्रोमीन तो है नहीं, तो रेडिश ब्राउन कलर की दूसरी गैस होती है आपकी कौन सी, NO2 गैस होती है। तो इसका मतलब NO2 गैस जो प्रोड्यूस होगा वो नाइट्रेट आयन से प्रोड्यूस होगा। NO3 नेगेटिव से, सिंगल नेगेटिव से जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो वो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, वो NO2। तो यानी कि इसके अंदर हो सकता है NO3 नेगेटिव हो। द मिक्सचर गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हिच इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। तो अब क्या कर रहा है कि वो एक क्या कर रहा है, बेरियम जो है मिक्सचर जो है वो प्रेसिपिटेट बना रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, लेकिन वो सोलेबल है डाइल्यूट HCl में। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो रहा है मेरे हिसाब से तो कि वो सल्फाइट ही है, अब सल्फेट नहीं है। पहले तो सल्फेट ऑप्शन में भी नहीं दे रखा। तो बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फाइड बनाएगा, BaSO3 बनाएगा। ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है। और यही जब आप एसिड मिलाते हो तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, SO2 गैस वो दोबारा से बना देता है, ठीक है। तो वो SO2 गैस दोबारा से क्या बना देगा, ये बना देगा। तो इसलिए अगर क्लोरीन होगा तो BaCl2 दोबारा बन जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो रहा है कि उसके अंदर सल्फाइट ही है। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ऑफ मिक्सचर रेस्पॉन्ड टू ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ब्राउन रिंग टेस्ट जो देता है वो नाइट्रेट आयन ही देते हैं, NO3 नेगेटिव आयन देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट आपको पता होगा, सॉल्ट के अंदर फेरस सल्फेट मिलाया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और टेस्ट ट्यूब की साइड से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है ताकि वहां से क्या बनते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फेरिक आयन बनते हैं, ठीक है। फेरिक आयन बनते हैं आपको पता ही होगा। और लेकिन यहाँ पे साथ में एक और बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फेट आयन भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा क्योंकि वहां पर सल्फाइट आयन भी है।
ठीक है ना, सल्फेट आयन भी बनेंगे, वाटर भी बनेगा। लेकिन ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही इस Fe+2 के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने फेरस सल्फेट मिलाया है उसके साथ रिएक्ट करेगा। और ये जो एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कई बार पूछा था ब्राउन रिंग टेस्ट में, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, ये होता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट का फॉर्मूला। ये ब्राउन रिंग दरअसल बनता है। तो अब तो कंफर्म हो गया उसके अंदर पक्का NO3 ही है, तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका SO3 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वो आपको देना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैं हालांकि उसी पे आ जाता हूं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या है कि ऑर्डर ऑफ HCF बॉन्ड लेंथ इन वेरियस फ्लोराइड आयन इज HCF2, HCF4, HCF6। तो HCF2 में बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, उससे ज्यादा किस में है? HCF4 में, और उससे ज्यादा HCF6 में। उसका कारण क्यों है? उसका कारण क्यों है भैया? ये आप सोचना कि एक हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, pH3 कैन अंडरगो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू हैव एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। pH5 क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, वो आपने सोचना है। हालांकि ये गलत है। डाइपोल मोमेंट CH3F का ग्रेटर होता है CH3Cl से, ये वाली बात भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है भाई? CF3 का तो ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए, हायर होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। वो वाला फैक्टर भी आप एक बार को देखेंगे। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, ये अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड भैया HCl से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ का मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपका MSc लेवल का क्वेश्चन है। तो MSc लेवल में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक कॉपर की ज्योमेट्री होती थी जिसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता था। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास 3D9 बचता था। कितना बचता था? 3D9। ठीक है ना, वैसे तो उसके पास कितना होता था? 3D10 4s1 होता था। लेकिन जब उसके पास 3D9 बचता था, तो आपने शायद MSc में ये टॉपिक पढ़ा होगा, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के पास, तो उसका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है। हालांकि इस वाले में क्या होगा? Cu2 Cui4 जो कि ऑरेंज कलर का है। तो इसमें जो अब आयोडीन आएगा, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन का जो मतलब आयोडीन जो आएगा अपना लोन पेयर यहाँ देगा एक आयोडीन, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इस वाले में दरअसल क्या होता है? अमोनिया आ जाता है बीच में, क्लोरीन वगैरह को रिप्लेस भी कर सकता है, अमोनिया भी आ सकता है। अब इसमें क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये तो आपका 3D है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। अब उससे आगे जब जाते हैं तो 4D होता है, 4D से आगे 5s आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टिंगली 5s में जाता है। वो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सब कुछ छोड़ के, ये इन ऑर्बिटल को छोड़ के क्या करता है? वो कौन से वाले ऑर्बिटल में चला जाता है? 5s में जाता है, यहाँ जाके रुकता है 5s में, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है ये। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है फिर DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? DsP2 हो जाता है कि ये D इन्वॉल्व हो जाता है, एक S का और 2 P के। अब समझ में आया नहीं आया? मैं बहुत फास्ट जरूर करा रहा हूँ, ठीक है ना। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो दरअसल इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 5s में, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? DsP2 हो जाती है। तो एनायन ऑफ ऑरेंज कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि मैंने क्या बताया इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और येलो में क्या है? वो स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि वहां पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? DsP2 हो गई। इस वजह से ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है कि वो पीले कलर का है, पैरामैग्नेटिक है, ये है, वो ये कारण है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से ये टॉपिक होता है हमारा। MSc में होता है, BSc में वैसे भी कुछ यूनिवर्सिटीज में है। 7th क्वेश्चन की बात करें, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन सी होती है? एनर्जी नीड फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही बात है, होमोलिटिक में एनर्जी कम चाहिए होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन गिव्स न्यूट्रल स्पीसीज इन पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या होता है? ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करवा देता है? वापिस करवा देता है। ठीक है, तो 7th का आपका ये वाला पार्ट भी, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी नीडेड फॉर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द होमोलिटिक, ये तो ऑपोजिट बात कर गया। बॉन्ड फिजन टेक प्लेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में, हेटेरोलिटिक नॉन पोलर में नहीं होता, क्योंकि हेटेरोलिटिक में एक पोलर स्पीसीज होंगी, पोलर बनेगा, तो वो पोलर सॉल्वेंट में भी फेवरेबल होगा। तो तीसरी चौथी होगी गलत, ओनली पहली और दूसरी क्या है? करेक्ट है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा आपका सी। स्पीड मेरी थोड़ी हाई है, आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके अपनी YouTube पे
ठीक है ना, तो उसमें प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं। 2-phenyl 2-hexanol can be prepared by Grignard synthesis. The pair of compound giving the desired product is. अब आपको ये बनाना है 2-phenyl 2-hexanol, तो क्या होता है भैया 2-phenyl, मान लो ये फिनाइल ग्रुप मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और ये OH ग्रुप मैंने ये लगा दिया, और CH3 ग्रुप मैंने ये लगा दिया, और हेक्सेन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो ये हो गया हमारा 2-phenyl, ठीक है ना, हेक्सेन 2-ol हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है वो इनमें से किसी से बनेगा, इनमें से किसी से बनेगा। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जो ये वाला कार्बन है इसको आप एक साइड ले लो। अब यानी कि 1 2 3 4 कार्बन तो या तो हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करता है, तो 1 2 3 4 कार्बन का तो ब्रोमीन है, लेकिन हमें तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट चाहिए, वो तो दे नहीं रखा, ठीक है ना। चलो अगर मान लो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो होना तो चाहिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो है ही नहीं कहीं, Br ये MgBr होगा भाई, साथ में MgBr मान के चलेंगे, ठीक है। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, और ये क्या होगा, ये भी MgBr होगा, ये क्या होगा MgBr होगा। तो मेरे हिसाब से तो फिर पहले ऑप्शन सही है। कैसे, फिनाइल ग्रुप ये रहा, देखो फिनाइल ग्रुप ये रहा, CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, और C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप ले लिया और ये रिएक्ट करेगा। कैसे, फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर कौन अटैक करेगा, 1 2 3 4, देखो 4 कार्बन है ना, MgBr, बस ये जो ग्रुप होगा ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर, और MgBr चला जाएगा ऑक्सीजन पे, बाद में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो O पे आ जाएगा H, एज इट इज बन गया ये, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। 9 क्वेश्चन कह रहा है C8H10 KMnO4 के साथ रिएक्शन करके B बना रहा है, ठीक है ना, ब्रोमीन के बाद ये बन रहा है, और इट हैज ओनली 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 1 प्रोडक्ट बनेगा, उसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है C10H8। देखो जब कार्बन हाइड्रोजन लगभग बराबर होते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर बेंजीन होगा, ठीक है, तो बेंजीन हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब C6 तो हो गए, अभी वो कह रहा है कि 8 कार्बन है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इन सभी में 2 ग्रुप लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो अब अगर हम यहाँ पर KMnO4 के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन भी करा रहे हैं, तो C ओनली 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, C का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं। अब भाई जब C का और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं, तो मतलब ये एक दूसरे के फिर ऑपोजिट हमने यहाँ ग्रुप लगाने पड़ेंगे। कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे हमें, तो एक कार्बन लगाना पड़ेगा, CH3 और CH3। अब कुछ कह सकते हैं ऑर्थो पे भी लग सकता है क्या, तो उस पर भी आएंगे। देखो तो जब मैं उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, लिखा नहीं है लेकिन एसिडिक मीडियम में होता है, तो अल्काइल बेंजीन में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है, ठीक है, COOH देन COOH, दोनों टूट गए। अब जब उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हो रही है, आयरन कैटालिस्ट के लिए ले लो आप, चाहे FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, तो ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो मेटा, या इधर की तरफ से गिन लो ऑर्थो मेटा। तो मेटा पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। मेटा पोजीशन पर कौन आ जाएगा, आपका ब्रोमीन आ गया, ये आ गया ब्रोमीन, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका यहाँ पर लग गया। तो ये जो आपका ये मेरे हिसाब से C बन गया। तो A का स्ट्रक्चर बताना है कि इनमें से A कौन सा हो सकता है। अब देखो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है C के, ठीक है, तो A के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस हिसाब से फिर ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ दोनों पे लेता तब ये क्या करता, ये वाला क्या करता, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी थी भाई, यहाँ भी पॉसिबिलिटी थी, तो 2 आइसोमर बन सकते थे, तो इसलिए ये है नहीं। ऐसे अगर इसकी मैं बात करता तो एक ऑर्थो वाला ये प्रोडक्ट बन सकता था दोनों की वजह से, ठीक है ना, लेकिन फिर ये भी तो एक ऑर्थो की वजह से ये वाला प्रोडक्ट बन सकता था कि नहीं बन सकता था, या इसकी तरफ से ऑर्थो वाला ये बनता, हालांकि ये तो दोनों सेम होते, तो 2 पॉसिबिलिटी थी। ऐसी इसमें बात करें तो ये ऑर्थो और पैरा के 2 प्रोडक्ट संभव थे। इसमें अगर आप बात करोगे तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो मेटा या तो इधर से आ जाओ या फिर ऑर्थो मेटा इधर से आ जाओ, वो लगना सेकंड पोजीशन पर ही है, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए कौन सा बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मोनोमर दैट कैन अंडरगो रेडिकल कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन विद इक्वल ईज इज। तो देखो आपको फ्री रेडिकल भी, कैटायन भी और एनायनिक, वो पॉलीमराइजेशन में आपका पेन जाता है, कौन जाता है याद रखेंगे, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल जो है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी चला जाता है, कैटायनिक में भी चला जाता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में भी जाता है, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल इससे बनता है। कह रहे मैच करना आपको, एक एलिमेंट है जिसके पास 4th शेल है, कंटेन 2p इलेक्ट्रॉन। हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको इसलिए करा क्योंकि आपको ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।
ठीक है, तो जो एलिमेंट हैविंग फोर्थ शेल है, ठीक है, कंटेनिंग 2p इलेक्ट्रॉन, तो p में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आप 12 ऐड कर दिया करो तो ग्रुप नंबर निकल के आ जाता है। जितने p में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 12 ऐड करना होता है, तो 14 ग्रुप का एलिमेंट कौन होगा? ठीक है, ये होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि आपको जल्दी से बता दूं। एन एलिमेंट हुज वैलेंस शेल कंटेन 1 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन। अब 1 अनपेयर्ड है p की, तो हो सकता है वो देखो पहले ग्रुप का हो, मतलब p1 हो सकता है उसके पास, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो p5 हो, 1 2 3 4 और p5 हो, या तो वो p5 का हो सकता है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप क्या क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, बोलो क्या हो सकता है? यस, तो वो क्या हो सकता है? 17 ग्रुप का हो सकता है। सेकंड वाला क्या हो सकता है? 17 ग्रुप का हो सकता है। अभी फर्स्ट का क्यों नहीं होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी वैलेंस शेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है वो वैलेंस शेल नियर अबाउट फुल हो। एन एलिमेंट विच रिसीव एट लीस्ट रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-d, तो देखो इसका 8th ग्रुप भी हो सकता है, 8th ग्रुप हो सकता है, 8th ग्रुप कौन सा एलिमेंट है? n-1 में क्या है? हाँ, तो पक्का डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ये भी हो सकता है, और वो 12 ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है ना। 12 ग्रुप भी क्या है? डी ब्लॉक है, तो p और q दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं। एन एलिमेंट विद ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखो आपका साफ पता चल रहा है कि ये क्या होगा फिर, कि ये क्या होगा? पक्का डी ब्लॉक एलिमेंट है, 12वें ग्रुप का है, जिंक है ये, ठीक है ना। कौन है ये? जिंक है, तो इस हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको स्पीड में आपने करना था। अब ये समझ में आया ना ये p1 वाला क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें, ऐसा 13 ग्रुप कोई दे नहीं रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, एक पोटासियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन होती है जिसको बोलते हैं हम क्रोमाइट ओर से। क्या होता है? क्रोमाइट ओर। जब क्रोमाइट ओर, अब आप मुझे बताएंगे क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला किसी को याद है क्या भैया? क्रोमाइट ओर की जब आप रिएक्शन कराते हो, क्या कराते हो? क्रोमाइट ओर, एक आयरन भी होता है लेकिन ये क्रोमियम का ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या है? FeCrO4, ठीक है, FeCr2O4। जब क्रोमाइट ओर का आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पर बनता है Na2CrO4, Na2CrO4, ठीक है। तो जब आप इसका रिएक्शन करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? Na2CrO4। और जब आप फर्दर इसका, ये ऑरेंज कलर का होता है, कैसे कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। जब आप इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है आपका Na2Cr2O7, और फिर बाद में आप उसकी KCl के साथ रिएक्शन करा के K2Cr2O7 बना लेते हैं। लेकिन ये जो दो रिएक्शन है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा था कि अगर Na2CrO4 जो कि कैसे कलर का है? पीले कलर का है, अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तब Na2Cr2O7 बनता है। लेकिन मजे की बात, अगर आप इसमें बेस मिला देंगे तो दोबारा से ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड आपका किस में बदल जाएगा? येलो में। इसको आयनिक फॉर्म में भी लिख लो, CrO4 के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये Cr2O7 के ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ध्यान रखना है H किधर आएगा, OH किधर आएगा। H आएगा CrO4 के से जब Cr2O7 बदलेगा, और Cr2O7 जब CrO4 में बदलना होगा तो वो बेसिक मीडियम में बदलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, when K2CrO4 is added to copper sulfate solution then the formation of CuCrO4 as well CuCr2O7। तो फॉर्मेशन CuCr2O7 का क्यों है वो आपको बताना है। तो देखो, मैं वैसे इसका आंसर अभी आपको बता चुका हूं, क्योंकि CuCrO4 क्या है? CuSO4 जो होता है आपका एसिडिक है, आपको पता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, तो ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक इन नेचर है। तो जो आपका CuCrO4 होगा, ये वाली रिएक्शन देख लो, ये CuCrO4 के टर्म में हो गई। भाई 2 सोडियम की जगह अकेला कॉपर ले लेंगे ना, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो CuCrO4 जो है वो आपका किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा CuCr2O7 में। तो समझ में आया CuCr2O7 में क्यों बदला? क्योंकि वो एसिडिक मीडियम की वजह से बदला। तो एसिडिक नेचर है किसका? CuSO4 का, इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। CuSO4 ने ऑक्सीडाइज नहीं किया, वो H2SO4 ने ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग s करेक्टर ऑफ द ऑफ ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ठीक है ना, वो आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है देखो मैं वही बता देता हूँ, डी आंसर होगा, क्योंकि BF4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा
और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 आएगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो हमें पता है जैसे जैसे s करेक्टर घटता है, जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और क्या होता है, बॉन्ड भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, s करेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसलिए क्या होगा, करेक्टर इंक्रीजिंग s करेक्टर ऑफ द b ऑर्बिटल, तो ये s करेक्टर हमारा इंक्रीज हो गया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। भाई bf4 में कितने आपके चार ऑर्बिटल हो गए, क्या हो गए, एटम हो गए। तो 4 एटम हो गए, चारों सिग्मा है, एक s का है, बचे हुए 3 p के हैं, तो sp3 हुआ ना, एक s का और बचे हुए 3 p के। bf3 में कितने हैं, bf3 में सिर्फ 3 ही है, तो 3 ही है, तो एक s का है और 2 p के हैं, एक s का सिग्मा बॉन्ड है और बचे हुए 2 किसके हैं, p के हैं, तो sp2। और bf2 में कितने हैं, ओनली सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो एक s का और एक p का है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की मैंने ट्रिक पहले भी बताई हुई है। अब जब इसमें HONO और CuCl के साथ रिएक्शन होगा तो ये NH2 किस में बदल जाएगा, N2Cl में बदल जाएगा, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। जब आप आगे इसकी रिएक्शन CuCl के साथ कराएंगे तो एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये सैंडमेयर या गैटरमैन कुछ भी कह सकते हैं। तो सैंडमेयर या गैटरमैन क्या करेगी, इस N2Cl की जगह क्या ला देगी, क्लोरीन को लगा देगी। बाकी के जो आपके यहाँ पर एलिमेंट हैं जो लगे हुए हैं ग्रुप, ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ, आगे फिर से ये रिएक्शन करा रहा है, फिर HONO के साथ डाइएजोटाइजेशन करा रहा है, ये फिर से इसमें बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, डाइएजोटाइजेशन में कितने HCl यूज होते हैं, ये ऐसे HCl का यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा था उसने, यूपी पीजीटी में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि जब आपका ओसाजोन बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो 3 फिनाइल हाइड्रोजन यूज हो रहे थे। ऐसे आप मुझे बताएंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पर दरअसल HNO2 के साथ HCl भी यूज होता है, ठीक है, या NaCl यूज करते हैं, NaNO2 और HCl यूज करते हैं। तो कितने HCl यूज होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर NO2 आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, NH2 में, नहीं वो तो क्लोरीन आ गया। अब HONO के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से किस में बदल जाएगा, N2Cl में, और उसके बाद उसने दूसरा रिएजेंट डाल दिया H3PO2, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको पूरे को गायब करके यहाँ हाइड्रोजन लगा देगा, तो क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, और आपका C विल बी द करेक्ट आंसर। तो 14 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, फॉर इन्वर्जन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, वो कौन कौन सी है, कह रहा है इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। देखिए जब आपका सुक्रोज को आप क्या करते हो, एसिड के साथ हाइड्रोलाइज कराते हो, तो क्या करते हो, जब आप एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करवाते हो तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है आपका, मतलब सॉरी डी ग्लूकोज बनता है, डी ग्लूकोज बनता है, और साथ में बनता है डी फ्रक्टोज, ठीक है ना, और क्या बनता है आपका डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये इसकी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो होती है वो होती है 52 डिग्री के अराउंड, वैसे 52.4 होता है, और ये होता है -2 डिग्री। और सुक्रोज जो होता है वो आपका सुक्रोज आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग 66 डिग्री, मुझे 32 का ध्यान था, ठीक है। अभी इसमें इतना ही दे रखा है तो ये लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज की इतनी दे दी और माल्टोज की इतनी दे दी, ग्लूकोज की 52 सही है, फ्रक्टोज देखो माइनस में 92 होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप, ग्लूकोज प्लस में होगा, फ्रक्टोज माइनस में होगा। तो चलो इतना दे दिया, 66 मुझे 32 33 के राउंड का ध्यान था, ये पॉजिटिव होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सुक्रोज तो पॉजिटिव था, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता था, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जब इक्विमोलर बनेंगे तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन की जो आप स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हो वो आधा करना होता है, 52 डिग्री जो प्लस में थी इसका आधा करोगे, ठीक है, और ऐसे ही फिर किसका आधा करोगे या इक्विमोलर आप ये मान के चलो 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्विमोलर के लिए, ठीक है ना, और तो जो माइनस का 92 डिग्री है इसका भी आप क्या करोगे, आधा करोगे, तो ये बच गया आपका 26 दूनी 52 होते हैं ना, और ये बच गया आपका माइनस का 46 दूनी 92, हाँ, तो ये आपका आ गया माइनस का कितना 20 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा देखो, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज 20 डिग्री, बात सही है, ये वाली बात भी सही है। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, ये बात गलत है। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये वाली बात भी सही है। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड, तो इसमें जो ग्लूकोज बना है इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किससे, ब्रोमीन वाटर से, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वाटर से जब ऑक्सीडेशन होता है, याद रखेंगे, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है सिर्फ इसी का ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो आपका जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनाया इसने,
कौन सा एसिड बनाया है इसने? ग्लूकोनिक एसिड, GLUCONIC, ग्लूकोनिक एसिड। हाँ, अगर मैं इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता तो ये आपका COH ग्रुप में भी बदलता और ये वाला भी COH में बदलता, उसको सैकरिक एसिड बोलते हैं, ये भी COH में बदलता। तो यानी कि चौथी बात भी गलत हो गई। तो इसमें से इनकरेक्ट कह रहा है, पहली और चौथी गलत है, इसलिए सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट ही उसने पूछा था, ठीक है। तो पता नहीं समझ में आया तो होगा। कैल्शियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हो रही है H2SO4 की, क्रिस्टलाइजेशन करा रही है तो CaSO4 × 2H2 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसकी 393 केल्विन से हमने क्या कराया? हीट कराया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द PQR करेक्टली। तो देखिए इसमें बहुत बेसिक सी अगर बात की जाए तो पहली बात तो इसमें P पता करना है ना, P। तो पहला जो P होगा, तो पहला तो है 393, पहला तो मतलब जब हम कर रहे हैं 393 पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 393 पर करेंगे, तो जब हीट हो जाएगी तो जो Q जो बनेगा, तो जब Q जो बनेगा उसमें से एक वाटर निकलेगा, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर। तो ये आपका बनेगा CaSO4 × H2O। जैसे आपको पता होगा कि Na2CO3 × 10H2O को जब आप हीट करोगे, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या बनेगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ से कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल के जाएंगे, ठीक है ना, कितने वाटर के मॉलिक्यूल, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब जब आप 393 से ज़्यादा आप हीट कर दोगे, तब आपका जो एक बचा हुआ मॉलिक्यूल था वो भी निकल के चला जाएगा, ग्रेटर देन 393। तो आपके पास जो बचेगा वो एनहाइड्रस ये बन जाएगा। इसको डेड बर्ड प्लास्टर भी बोलते हैं, याद रखना, डेड BURNT प्लास्टर। और इसके अंदर चिपकने की पावर नहीं होती, ठीक है ना, इसके अंदर चिपकने की पावर नहीं होती। कैल्शियम सल्फेट की मैं बात बता रहा हूँ, डेड बर्ड प्लास्टर की, ठीक है। तो इसके अंदर चिपकने की पावर नहीं होती क्योंकि ये एनहाइड्रस है, हाइड्रस की वजह से ऐसा होता था। तो यानी कि फिर ये हो गया, फिर और ये हो गया, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विच कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ऑफ SN1 मैकेनिज्म एट फास्टर रेट। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस उम्मीद है आप कर ही रहे होंगे। तो कौन सा फास्टर रेट से करेगा? SN1 क्योंकि आपके 2 स्टेप रिएक्शन है। अब 2 स्टेप रिएक्शन है तो वो क्या होना चाहिए? स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना चाहिए। तो स्टेबल इंटरमीडिएट अगर ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा। तो ये वाला स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है ना, और कोई रेजोनेंस स्टेबल नहीं है। तो सी क्या होगा? मोर फास्टली रिएक्ट कर सकता है, फास्ट रेट होगा। इन कोल्ड वाटर DO, ये मैंने आपको अभी पीछे करवाया था, डिजोल्व ऑक्सीजन, लेड, कॉपर, नाइट्रेट, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, ठीक है। कैन रीच ए कंसेंट्रेशन अप टू X ppm, वेयर एज ऑक्सीजन इन एयर अबाउट Y ppm। तो एयर के अंदर कितनी ppm होती है और आपका वाटर के अंदर DO कितना होना चाहिए कोल्ड वाटर के अंदर, तो वो जनरली यहाँ पर पूछ रहा है। तो कोल्ड वाटर को आप नॉर्मल वाटर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वाटर DO जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब 10 pm तक पहुँच सकता है, याद रखेंगे। X जो होता है वो 10 में से ही कोई ऑप्शन होगा, और लेकिन जो एयर के अंदर होता है वो कितना होता है? 20 मतलब 20 लाख, मतलब 2 × 10⁵। तो मेरे हिसाब से B ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। 2 लाख मतलब 1 2 3 4 5, हाँ यस 2 लाख ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है एयर के अंदर, और 10 होता है, ठीक है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना इनमें से ट्रू कौन सी है। तो एक कह रहा है, इन द एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है। तो आपने वो पढ़ा होगा ये रिएक्शन, हालांकि मैंने आपको करवाई भी थी कि मतलब मैंने एक उस पर डाला था, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे पोस्ट डाला था, उसमें आपको ये करवाया था, करेक्ट है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या कि इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो ये वाली बात भी सही है। पहले वाले में क्या है, देखो Cr2O3 है, जैसे Cr2O3 है, तो एल्यूमिनियम जो होता है ये रिडक्शन में जाएगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, खुद का अपना क्या कराएगा? Al2O3 ऑक्सीडेशन करेगा। और रिडक्शन किसका करता था? वो क्रोमियम का करता था, ठीक है, पिंगला उंगला के उसमें भर देता था। अब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन समझो, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन क्या होता है।
जैसे आपका सिल्वर या गोल्ड का कोई कंपाउंड है, जैसे अर्जेंटाइट है, तो उसमें क्या होता है कि एक NaCN या KCN हम ले लेते हैं, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे गोल्ड या सिल्वर का एक्सट्रैक्शन बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, साथ में Na2S बन जाता है, वो अलग बात है। और इसका रिडक्शन कराया जाता है जिंक मेटल की तरह से, तो ये डबल हो जाएंगे, सोडियम डबल हो जाएंगे, सिल्वर बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन हो गया, और साइनाइड हो गया होल 4, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर बाहर निकल गया। तो वो कह रहा है कि AuCN होल ट्वाइस बन गया, देखो Au गोल्ड ले लो इसकी जगह, AuCN होल ट्वाइस, और सोडियम हटेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जब जिंक के साथ रिएक्शन हो गई तो ZnCN होल 4 चार्ज -2 आ जाएगा क्योंकि 2 सोडियम है। तो ये वाली बात जो है वो आपकी सही है, पहली भी सही होगी, दूसरी भी सही होगी। इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ जिंक, partial fusion of zinc oxide with coke is called sintering and reduction of ore in the molten metal is called smelting। तो C जो है वो बिल्कुल सही बात है। कैसे है सही बात भाई, वो नाम ले रहा है, वो नाम आपको समझने हैं। वो नाम में कह रहा है कि भाई कि जब हम जिंक का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो अगर हम उसको जिंक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है ना, जो जिंक ऑक्साइड है कोक के साथ, तो उसको तो क्या बोलते हैं हम, सिंटरिंग बोलते हैं। और अगर हम उसका रिडक्शन कराएं मोल्टन मेटल का कॉक के साथ, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। अब बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स और अर्जेंटाइट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखो मैंने अभी आपको बताया सिल्वर का जो बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कोई बात है नहीं है। तो ये भी सही है, तो इसलिए तो चारों ही सही हो गई ABCD, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि लेंथी सा भी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो जब आप पहले तो BH3 के साथ कराओगे तो ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, आप इसको पहले हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को ऐसे समझ लो, इसको समझना है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जब आप इसको B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हो, H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो समझना है, होता ऐसा नहीं है। तो इसमें वाटर ऐड होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म में मार्कोनिकोव रूल ही चलता है। तो ये जो दरअसल छोटी सी अगर मैं बात कहूँ तो ये आपका ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, अल्कोहल बनाता है, ठीक ना, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल की तरह हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चलता है इसमें मार्कोनिकोव रूल है। तो ऐसे ही इसमें जो बनेगा अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पर OH आएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ एक हाइड्रोजन वहां तो है नहीं, तो वहां पर तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, नीचे की तरह बना लेता हूँ जैसे उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर तो लगा हुआ है ना हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर की तरफ मैंने लगा दिया OH, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, OH, H भी होगा, H मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। अब जब कॉपर की 300 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर के साथ आपको पता ही है, जब अल्कोहल का अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करा दूं तो फिर से वही बात होती है, H यहाँ से और OH यहाँ से निकल के चला जाता है, और एल्कीन वाला हिस्सा सॉरी H यहाँ से O के पास से और एक H जाता है कार्बन के पास से, कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो तो ऑलरेडी ये वाला ग्रुप तो मेरे पास एज इट इज लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ऐसा ग्रुप आए जो आसपास वाले कार्बन पे लगा हुआ, बीच में कोई गैप नहीं है। आप ये देखो इसमें तो गैप आ गया है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन कहाँ है, ये होगा, ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप का, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ H2O2 गिव्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतना वॉल्यूम, एक आपको मैंने बताया था कि 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, कि भाई 20 वॉल्यूम जो होगा H2O2 का 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो जब आप H2O2 को तोड़ते हैं तो ये वाटर और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो अब ये प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 ml क्या है, 1 ml H2O2 का, 1 ml ऑफ H2O2 बताओ कितना ऑक्सीजन देगा, STP पे कितना देगा। अब उसके हिसाब से हो गया ना, उसके हिसाब से देखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना ऑक्सीजन दे रहा है, 100 जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। तो यानी कि 1 कितना देगा, वो 10 देगा। 1:10 में आ गई ना, ये 1:10 में आए कि नहीं आए, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज, तो 1 वॉल्यूम कितना देगा, स्ट्रेंथ जो होती है वो 1 वॉल्यूम के हिसाब से निकाली जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल कितनी हो जाएगी, 10 वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 के रेस्पेक्ट में निकलेगी कि 1 वॉल्यूम कितना देगा, इज इट क्लियर, 10 देगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन, बहुत लंबा है, इसको छोड़ दो भैया, मेंस की तैयारी में तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर द रिएक्शन 2NO2 और N2O2O2, ये रेट दे रखे हैं, इस तरह का क्वेश्चन जीआईसी में भी आया था। आपने एक बात देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको कभी भी निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालना है उसके लिए बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला होता है। देखो NO2 डिसअपियर होगा तो इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा किसका, NO2 का, आप अगर उसको डिवाइड कर देंगे इसके मोल से, ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और यही आंसर आपका NO2 की टर्म में आएगा, तो इसका हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, N2O2 का, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं, इसके तो एक ही मोल है, तो एक से डिवाइड कर दोगे और सेम आंसर आएगा रेट ऑफ ऑक्सीजन से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय उसके भी एक मोल है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उन्होंने जो है रेट ऑफ क्या दे रखा है, डिसअपियरेंस दे रखा है और वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में उन्होंने लिखा हुआ है DNO2/dt जो है KNO2 पावर, ठीक है ना, ये इस तरह से दिया हुआ है, डबल डैश दिया हुआ है, वो क्या क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की टर्म में देगा, क्योंकि देखिए सेकंड टर्म में मतलब उसने n लिखा हुआ है, ये n है, k की यूनिट देखो आप, मोल लीटर पर सेकेंड, तो आपको लीटर n-1 मोल 1 - n सेकेंड इनवर्स, आप n की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो ये वाली यूनिट मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मोल -1 मिलेगा, लीटर ऐसे मिलेगा, सेकेंड यहाँ पर 1 मिलेगा, तो n रखा आपने 2, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इतना है देन मोलर कंसेंट्रेशन NO2 की वो पूछ रहा है, तो बहुत आसान हो गया, कैसे निकल जाएगा, NO2 की टर्म में आप बता दो, यहाँ पर NO2 की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है, उसको 2 से कर देना है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा किसके इक्वल, ये देखो अब आप यहां से ना इसको गायब कर दो और इसको ऑक्सीजन के इक्वल रख लो, इन दो इक्वेशन को इक्वल रख लो, क्योंकि दोनों इक्वेशन से रेट ऑफ क्या है हमारा रिएक्शन बराबर है। इस ऑक्सीजन को मैं यहां भेज देता हूं, 2 को यहां भेज देता हूं, 2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा, ठीक है ना। मैंने इस टर्म से निकालिया, ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन मैंने इसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस को 2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, तो 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया, 15 चौका कितना हो गया, नहीं 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। तो ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 आ गया, वो आपने यहाँ रख देना है बस, और K आपको दे रखा है, K कितना दे रखा है ये देखो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, DNO2/dt कितना आ गया, ओवर dt कितना आ गया, ओवर dt इज इक्वल टू K कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻⁻3, 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू, और ये कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁷ आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक गलती कर गया भाई, आप तो याद नहीं दिलाते, ये इसका स्क्वायर कौन करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो आप निकाल लिए हैं, ठीक है ना। हाँ तो भैया इसको निकालना आप इस तरह से, गड़बड़ना क्या करें, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अब मैं ये इसको नहीं करवा रहा, इस वाले को करवा लेते हैं। एक गैसेस मिक्सचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2 और SF6, some of it is passed through a gaseous effusion pressure. How many molecule of N2 are presented in gaseous product for every 10 molecule of SF6? तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल लो आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SF6 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो, रेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ SF6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 रिवर्स होता है, तो आप ले आओ इसकी वैल्यू रख दो, 146 आता है, ठीक है ना।
और डिवाइड बाई ये कितना होता है 28 होता है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो लेंथी तो हो जाएगा, 2.28 के करीब आएगा ये, ठीक है ना, सोल्व करके। तो ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए। तो 100 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा 2.28 × 100, क्योंकि वो 100 के लिए पूछ रहा है। ये तो एक मॉलिक्यूल निकाला है ना, एक मॉलिक्यूल का मास रख रखा है आपने, तो 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 228 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ये आपका देखो उसमें भी आया था, जीआईसी में भी आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 10 एनुलिन, मैंने आपको पहले ही बताया था नॉन एरोमेटिक होती हैं। जब आप 10 एनुलिन का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये 10 बन गया, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक गड़बड़ रह गया 10, ठीक है ना। तो जब आप इसमें आप ये बनाते हो तो ये 4n+2 रूल को तो फॉलो करती हैं, लेकिन भैया ये आपकी नॉन प्लेनर होती हैं। तो याद रखेंगे 10 और 14 नॉन प्लेनर होती हैं, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। अब कौन सी बची 18 एनुलिन। 18 एनुलिन क्या होगी 4n+2 रूल को फॉलो करेगी, अगर आप n की जगह 4 रख देंगे, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 2 18। 16 वाली नहीं कर सकती आप, 4 की जगह जो मर्जी रख लो होल नंबर n की जगह, तो वो नहीं करेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो मैंने बहुत फास्ट क्वेश्चन कराए, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।